नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महिला आरक्षण बिल अद्भुत है, अद्भुत। आज महिला आरक्षण बिल पर ऑफ कैमरा मैं चर्चा कर रहा था तो मुझे हिसार एयरपोर्ट की याद आ गई। हरियाणा में हिसार एक शहर है, जाना माना पहचाना शहर है। नवीन जिंदल को आप जान ही रहे होंगे। आज वो नवीन जिंदल और उनसे उगाही करने गया पत्रकार दोनों एक ही पार्टी में है। मतलब एक पार्टी में ऑफिशियली है, एक अनऑफिशियली है। तो वही हिसार, उस हिसार में एक एयरपोर्ट बना। हमने एक बार स्टोरी भी की थी, हमने और हेमंत भाई ने। उस एयरपोर्ट का कम से कम 4 बार उद्घाटन हो चुका है। हो सकता है एक आध बार बीच में 1-2 बार और हो गया हो तो हेमंत भाई भी बता देंगे। 4 बार हो चुका है उद्घाटन। मतलब जब होता है कि अब क्या उद्घाटन करें, कुछ भी नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है, तो चलो वो हिसार तो है ना, एक बार फिर से कर देते हैं उद्घाटन, क्या जाता है। फिर एक बार कर दो, फिर एक बार कर दो। चलिए, उद्घाटन तक तो चलता है। कोई भी बिल एक ही बार तो सदन में पास होता है, संसद में पास होता है। सदन छोड़िए, संसद में, राज्यसभा लोकसभा एक बार पास होता है। सेम बिल दोबारा क्यों पास होगा? मान लिया मैंने कोई बिल लाया, पास करवा लिया, मेरे बिल पर सरकार बदल गई, हेमंत भाई की सरकार आ गई। हेमंत भाई जोड़ लो भैया, तब बढ़े कहानी। लाओ स्क्रीन पर ले आओ। स्वागत है हेमंत। अब हमारी सरकार चली गई, हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, सरकार और काल से हम लोग का कोई लेना देना नहीं। हेमंत भाई की सरकार आ गई। हेमंत भाई की सरकार आई, इन्होंने कहा यार ये बिल के साथ इसका नाम अटैच है, इसका नाम हटाना है, तो लाओ इसमें 1-2 क्लॉज घटा बढ़ा करके हम ये कानून ले आते हैं, तब भी चलेगा। अब हम ही एक कानून लेके आए, पास करवा ले। हेमंत भाई ने, सबने सबने साथ दिया कि हाँ ये कानून आना चाहिए, सब मिलकर के कहे पास करो। पास हो गया, लड्डू उड्डू बट गया, बकायदे पूरा भंडारा उंडारा हो गया। फिर 6 महीना बाद हम कहे कि बिल ला रहे हैं। हेमंत भाई ने कहा कौन सा बिल ला रहे हो? वही जो लाए थे पिछली बार जिसमें लड्डू बटा था, वही वाला। अब बताओ ये क्या है? जब वो बिल पास हो गया है, अब वहीं पर है कि भाई संसदीय परंपराएं हैं, नहीं तो ये जैसे ही कहे वही वाला बिल ला रहे हैं जिसमें लड्डू बांटे थे, तो उसके बाद आदमी क्या करना चाहिए? आप बताइए, ईमानदारी से आप लोग बताइए, एक मानवीय स्वभाव क्या कहता है कि क्या करना चाहिए उसके साथ? वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 2023 में जो बिल ले आए थे, 2026 में वही बिल ला करके 55 मिनट का भाषण ठोक दिए हैं। 55 मिनट नॉन स्टॉप लफाजी ठोक दिए। लेकिन उस भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो था कि महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं के साथ जो लोग धोखा करते हैं उनके साथ क्या होता है। ये आज विशेषज्ञ के रूप में बता रहे थे मोदी जी कि क्या उनके साथ होता है। जब वो क्लिप मैंने सुनी तो आप लोगों की नाराजगी की कीमत पर मैंने सोचा कि ये क्लिप आपको भी सुनवाऊंगा, क्योंकि इस क्लिप में मोदी का कबूलनामा है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये कबूलनामा हो, और या तो जब व्यक्ति का अंतकाल आता है, अंतकाल मतलब जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी तरह से, तो बौखला जाता है, बौखलाहट में ब्लंडर्स करता है। तो या तो ये ब्लंडर है या कबूलनामा है। 2024 में मोदी जी को पता है किसने सजा दी थी? महिलाओं ने। महिलाओं ने सजा दी थी मोदी को। 2024-23 में मोदी ने और भाजपा ने महिलाओं के साथ धोखा किया था, धोखा किया था, धोखा किया था, 3 बार रिपीट कर दी, और उसकी सजा 24 में महिलाओं ने दे दी थी। कैसे? अब हम एकदम चुप हो जाते हैं, मोदी जी को सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइन दिखा दें। हेडलाइन दिखा देंगे तो और साफ थोड़ा हो जाएगा। जिसने इसका विरोध किया, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया। पीएम मोदी ने किसे चेताया है, चौटाया नहीं। ये भी सब के सब बौखला गए हैं, सब ब्लंडर कर रहे हैं। ये जिसने इसका विरोध किया, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया। अब जरा सुनवा दीजिए मोदी जी को, सुनवाइए। हम पहले ही देरी कर चुके हैं। कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है।
बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। ठीक है, क्लियर, महिलाओं ने माफ नहीं किया है। मैं हेमंत जी के पास चलूं उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में तथ्यों चाहता हूं कि थोड़ा जरूर हम लोग जोड़ दें, तभी एनालिसिस जोरदार होगी। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल उसमें आता हूं कि कब कब महिला आरक्षण बिल आया और किसने किसने विरोध किया। 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, पहली बार महिला आरक्षण बिल आया, पहली बार महिला आरक्षण बिल आया और फाड़ दिया गया, उसको फाड़ करके फेंका गया। लालू यादव थे, मतलब राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, ये दो मुख्य पार्टियां थी जिन्होंने फाड़ा, फेंका, विरोध किया। विरोध की वजह बिल्कुल साफ थी, वो कोटे में कोटा चाहते थे। उनका कहना था पिछड़े, दलित और आदिवासी और मुस्लिम, इनकी महिलाओं को भी उसी अनुपात में, जिस अनुपात में, उस अनुपात में कोटे के भीतर इनको भी कोटा दिया जाए। क्या वो महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं है? फिर तो वो तो महिलाएं बाहर ही रह जाएंगी अगर उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत व्यवहारिक बात है। महिलाओं में सशक्तिकरण, अगर आप ओवरऑल में सशक्तिकरण कहते हो, दलित और पिछड़े करना है, तो महिलाओं में क्या दलित और पिछड़ी महिलाएं गोबर उठाने के लिए है ना? वो भी तो आएंगे पार्लियामेंट में। ये था, हो गया, नहीं हो पाया, कुछ आगे बढ़ा नहीं। देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे। विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी और जो है आरजेडी ने। 2005 तक आरजेडी राज की। अगले चुनाव देखिए, असली धोखा महिला समझ गई कि किसने किया है। मैं एकदम सीक्वेंस में चल रहा हूं हेमंत भाई, आप भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे सम्मेलनों में मंच पर कवि कहते हैं थोड़ा गौर फरमाइए, तो आज गौर फरमाइएगा। वो 2005 तक राज किए लालू यादव, और समाजवादी पार्टी जैसे राज्यों में होता है आना जाना, उस क्रम में 2017 तक राज की उत्तर प्रदेश। जो समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत कभी नहीं पाई थी, 2012 से 17 में अकेले बहुमत पर राज की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद 1998 में दोबारा बिल आया, तब थम्बी दुरई थे कानून मंत्री, उन्होंने पेश किया, फाड़ दिया, हाथापाई की नौबत आ गई, चला गया। 99 में आया, फिर फाड़ा गया। यही लालू यादव और जो है मुलायम सिंह उस समय थे, फाड़ा गया, नहीं हुआ। 2002 में आया, नहीं हो पाया। 3 में आया, नहीं हो पाया। और 4 में, अब देखिएगा हेमंत भाई, गौर फरमाइए फिर कविता की आखिरी पंक्तियों पर। 2003 में नहीं हो पाया। बार बार ला कौन रहा था ये महिला आरक्षण बिल? बीजेपी। 98, 99, 2002, 2003, 4 बार लाई। तो महिलाओं तो अटल बिहारी वाजपेयी को समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो समझ गए कि इसके पीछे मनुवादी सोच है। महिलाएं समझ गई, उनको समझ में आ गया कि ये पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को ये सब बिल्कुल हाशिए पे डालना चाहते हैं। तो 2004 में इनका सफाया कर दिया साइनिंग इंडिया में। मैं मोदी जी के फॉर्मूले बता रहा हूं भाई, मेरा अपना कोई फॉर्मूला नहीं। तो 2004 में इनका कर दिया सफाया। ठीक है, 2008 में फिर आया। 2008 में आया तो भयंकर बवाल हुआ, भयंकर बवाल। 8 में राज्यसभा में पेश किया गया, 10 में राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन लोकसभा में जा ही नहीं पाए। लोकसभा में नहीं जा पाए, सपा की वजह से नहीं जा पाए। सपा ने घनघोर विरोध किया, और 2012 में सपा अकेले दम पे, भाई देश में सरकार बनाने नहीं था सपा को, यूपी में बनाना था ना। 10 में विरोध किया, उसके डर से लोकसभा में नहीं आया बिल। 12 में यूपी में सरकार बनाया समाजवादी पार्टी ने, ठीक, 12 में सरकार बनाया। 23 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सर्वसम्मति से। और
2014 और 2019 में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत लाने वाले नरेंद्र मोदी 240 पे सिमट गए, क्योंकि 2023 में महिला आरक्षण बिल आया तो उस सदन में जितने नेता थे वो समाजवादी पार्टी से लेकर के और कांग्रेस तक, और राहुल गांधी का भाषण आज भी मौजूद है, जाकर सब लोग सुन सकते हैं। सब कहते रह गए कि इतना बढ़िया काम कर रहे हो मोदी जी, तो इसको 2024 के इलेक्शन में लागू कर दो। लेकिन मोदी जी ने चेक पर डेट ही नहीं लिखा। वो 2000, कुछ लोग उस समय हम लोग प्रोग्राम बहुत सारे किए कि 2034 में होगा, 2035 में होगा, ऐसे ऐसे हम लोग अपने हिसाब से जो है ग्रहों की स्थिति देख करके हमने दिन निकाला था शादी का। नहीं कुछ तय कर पाए, हम लोग को नहीं पता चल पाया। देश की महिलाओं को पता चल गया कि ये धोखेबाज है, इसने फरेब किया हमारे साथ और 240 पे लेके आई। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मोदी जी कहें ये बात, फिर बाद में जोड़ दो। ठीक, अब बताइए हेमंत भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने कुछ नहीं कहा इतनी देर, आज सब कुछ मेरे भीतर से मोदी जी बोल रहे थे। ठीक है, अब बताइए ऐसे धोखेबाज आदमी पर, जिसको महिलाएं एक बार सजा दे चुकी हैं 2 साल पहले, उस पर दोबारा देश की महिलाएं क्यों भरोसा करें, जब उसी बिल को ये दोबारा लेके आ गया है आदमी, तो तब तो और ज्यादा अविश्वास हो जाएगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए मोदी जी महिलाओं के मामले में उनका जो पूरा कैरियर है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कहीं उस पर कोई दाग नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। शादी की, उसको कब स्वीकार किया सोचिएगा एक बार। 2014 के चुनाव में, तब चुनाव आयोग होता था, आजकल तो कुछ और है, तब चुनाव आयोग होता था, उसने एक चिट्ठी निकाल दी कि अगर किसी ने जो इलेक्शन का जो फॉर्म होता है नॉमिनेशन, उसमें एक भी गलती कर दी तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगी उसका। ठीक, तब मोदी जी ने ये पहली बार स्वीकार किया कि वो शादीशुदा है और धर्मपत्नी का नाम भी बताया। ठीक, बताया कि नहीं बताया? उससे पहले किसी को पता था कि ईश्वरदाबेन कौन है? बताइए, आपको पता था? मुझे तो नहीं पता था। ठीक, तो महिलाओं के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उस पर कभी कोई डाउट करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। वो शुरू से बिल्कुल पारदर्शी रहे, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक, माता जी के साथ जब भी गुजरात जाते थे, कोई चुनाव आता था नजदीक में, कोई संकट आता था, उनको लाइन में खड़े करने की, डिमोनेटाइजेशन के दौरान आपको ध्यान होगा, बुजुर्ग महिला 80 साल से ऊपर की, उनको लाइन में खड़ा करना, उसके साथ फोटो खिंचवाना, 10-10 कैमरे लगा के अलग अलग एंगल पे, पीएम रेजिडेंस के अंदर उनको घुमाना, लेकिन उनको पीएम रेजिडेंस में रखना नहीं। ये भी सारे देश ने देखा, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं। ठीक, 2023 का आपने जिक्र छेड़ा, 2023 में देखिए मोदी जी अनडेटेड चेक लेके आए, नया कंसेप्ट है। पोस्ट डेटेड चेक तो आप दे देते हो कि भाई फला तारीख को लगा देना, हो जाएगा, लेकिन अनडेटेड चेक कभी सुना है आपने? मोदी जी ने 2023 में दिया। राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी से सब ने ये कहा कि साहब 24 आ गए और फटाक से कर लीजिए, क्या समस्या है 24 में। धोखा किसने दिया? मोदी जी ने। परिणाम क्या हुआ वो आपने बता दिया, 240 पे आ गए। और जिन पे वो कहना चाह रहे हैं कि सबसे बात होती है एक को छोड़ करके, एक का मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है ना, तो एक का जिक्र जो अभी कर रहे थे वो कांग्रेस का जिक्र था, उनसे बात नहीं होती, ये भी बड़ा स्पष्ट किया। जिन्होंने इनकी नजर में जो महिलाओं के साथ विरोध किया वो कांग्रेस है, असली टारगेट में कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो सोनिया गांधी उस टाइम टॉप लीडर थी, राहुल गांधी थे, दोनों ने कहा कि साहब इसको 2024 में लागू करो। लागू किसने नहीं किया? वो महिलाओं ने बता दिया, 240 सीट लेकर के। और वो 240 कैसे आई है? अगर कभी इसकी जांच होगी तो पता लग जाएगा वो कितनी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभाकला साहब कह रहे थे, निर्मला सीतारमण के पतिदेव, बाकायदा फैक्ट्स और फिंगर के साथ। 160। ठीक, 160 सीट होती तो ये आज कहां होते, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो इस देश का तय कर देगा, समय जब आएगा तो सारी चीजें तय होंगी। बुलबुल पे होते, हाँ बुलबुल पे होते, पता नहीं कहां होते, अभी और भी समय है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आशीष भाई असली बात पे, ये मेरे अंदर भी कभी कभी प्रभाकला जी की आत्मा आ जाती है, जैसे अभी आप मोदी जी की तरफ से बोल रहे थे, तो मेरे को वो बता गए कि भाई ये बता देना। अब जो आज उन्होंने भाषण दिया, पहली बात तो ये बताइएगा मुझे, 55 मिनट बोले, कहीं परिसीमन शब्द निकला उनके मुंह से? झगड़ा किस बात पे हो रहा है? महिला आरक्षण झगड़ा ही नहीं, झगड़ा किस बात पे हो रहा है? परिसीमन पे। उसके पीछे की जो आपकी मंशा है, झगड़ा उस पे है। और वो मंशा क्या है कि महिला आरक्षण का कवर फायर देकर के, जैसा आप शब्द प्रयोग कर रहे थे, कवर फायर महिला आरक्षण का दे दो और खेल कर दो फॉर ऑल टाइम्स टू कम, इसका बना दो बनाना रिपब्लिक। और मोदी जी का ये नया नहीं है, ये वो गुजरात से करते हैं।
और वो एक लाइन का फॉर्मूला उनका है कि जब किसी खेल को जीत ना पाओ तो उस खेल के नियम बदल दो। तो ये परिसीमन के नियम बदलने चले हैं महिला आरक्षण के आड़ में। एक तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज कही, उनके मैं भाषण की आपको मुख्य मुख्य चीजें बताता हूं। नियत में खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी, ये मोदी जी का आज का ज्ञान है। गुरुवार को महिला आरक्षण बिल से संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका बुरे से बुरा हाल किया है, कभी माफी नहीं मिली। शायद मोदी जी 2024 का भी जिक्र कर रहे होंगे इसी में। जो उनकी आज की पीड़ा है, जो उनको बैकडोर से परिसीमन लाना पड़ रहा है, 2011 की जनगणना के आधार पर जो नया परिसीमन करने के मंसूबे पाले हुए हैं, जिसको विपक्ष ने पकड़ लिया कि महिला विरोधी बताने के नाम पर हमारे साथ ही क्या खेल करने वाले। और इंट्रोडक्शन की स्टेज पे ही जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया, जो संख्या बल सामने आया, उसने मोदी के तोते उड़ा दिए। आपने कभी सुना है इस देश के इतिहास में कि प्रधानमंत्री किसी चर्चा को ओपन ना करे या क्लोज ना करे, प्रधानमंत्री बीच में बोले? कभी सुना आपने, देखा है? मैंने तो बहुत साल संसद में धक्के खाए, मैंने नहीं देखा है। कोई हो तो बता दीजिएगा ढूंढ के, आप बहुत बढ़िया रिसर्च भी करते हो। तेजस्वी सूर्या पहले बोलता है, कर्नाटक का है, पूरे साउथ में विरोध है, तो उसकी राजनीति का तो फुल स्टॉप आज हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक, उसको बुलवा दिया महिला, इसके सारे इस मामले में उसको बुलवा दिया, तो उसका तो आप अगले चुनाव का परिणाम अभी लिख लीजिए। जो भी साउथ में इसका पक्ष लेगा, जो मोदी का खेल है, तो वो तो समझो गया। पहले उसको बुलवाया, तो ये था, हमें भी आपको भी ये उम्मीद थी कि हो सकता है मोदी जी इसका जवाब दे दे सारी बहस का। मोदी जी जवाब के लिए नहीं आए, उसके लिए उन्होंने मोटा बाई को वो किया है। बीच में नंबर 2 पे बोलने आए मोदी जी। ये अभूतपूर्व है, ये अपने आप में कुछ कह रहा है। और वो जो संख्या बल आया है जो इंट्रोडक्शन की स्टेज पे, उसने कहीं ना कहीं अंदर तक हिला दिया है। और ये देश में कोई नहीं बता रहा आशीष भाई कि ये कानून अब क्यों लाया गया, इसको भी देखिएगा। मैं आप चर्चा कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, बंगाल के चुनाव में सारा खेला हो चुका है। ज्ञानेश गुप्ता, माई लॉर्ड, सब ने मिल मिला के जितनी वोट 2021 में जो खेल हुआ था, उसमें जो वोट का अंतर था वो 60 लाख के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो था वो 40 लाख के आसपास था, दोनों का अंतर बीजेपी उसका। और अब कितनी वोटें काट दी गई वो डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, और कहीं तक भी कुछ भी कोई ज्ञान दे रहे हैं माई लॉर्ड जो भी करते हैं। अब उसको एक स्वरूप देना है, जो वोटों की डकैती डाली जाएगी, प्रस्तावित डकैती, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बिहार में आपने चुपके से, क्योंकि नीतीश कुमार था, पपेट था, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डलवा दिए, सत्ता हथियाली। खेल वहां भी सारा SIR का ही था, खेल SIR का है, लेकिन 10,000 का बहाना बना करके महिलाओं का एक बहाना बना लिया गया। ध्यान रखिएगा इस बात का। यहां पर ममता थी, डबल इंजन नहीं था, तो यहां क्या करना पड़ेगा कि कोई ऐसा प्रपंच रचो, उसका होना जाना कुछ नहीं, इनको भी पता है। महिला आरक्षण का लिफाफा हवा में उड़ा दो और उसके बेसिस पे विपक्ष को टारगेट करो। इसके लिए संसद से बढ़िया कोई चीज नहीं, बाकी काम पोमेरियन कर देंगे और आपके प्रचार पत्र कर देंगे। पोमेरियन 48 घंटे से लगे हुए, आप देख रहे हैं, कईयों ने रोटी भी नहीं खाई, भूखे पैसे स्टूडियो में ही बैठे लगातार लगे पड़े। ये खेल क्या है, इसको देखिए। वेस्ट बंगाल में जो प्रस्तावित गेम है, उसमें ये दिखाने के लिए कि ममता को महिलाओं ने, क्योंकि ममता का विरोध करना स्वाभाविक है, वेस्ट बंगाल भी लूजर है इस पूरे खेल में, तो ममता को सबक सिखाया महिलाओं ने, क्योंकि वहां कैश नहीं बांट सकते आप और कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर ये खेल पकड़ा इन्होंने। तमिलनाडु में इनका लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, वहां को इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो ये खेल इन्होंने यहां पर किया। और जैसे इंट्रोडक्शन, इनको यह था कि विपक्ष डर जाएगा कि महिला आरक्षण के नाम पर प्रिसीमन को निकलवा लो धीरे से, जैसा आप कह रहे थे कवर फायर, वो सारी कहानी होगी एक्सपोज। विपक्ष ने बहुत बड़ा एक वो लिया कि जुआ जिसको आप बोलते हो, गैम्बल किया उन्होंने कि नहीं इसका हम विरोध करेंगे, इसी बातों पे करेंगे। आप देखिए 2 दिन से कहीं विपक्ष का कोई नेता किसी चैनल पे या पोमेरियन कहीं दिखा आपको? केवल और केवल सत्ता पक्ष का एक सूत्री प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए, उसको वैलिडेशन करने के लिए कोई आपको पॉइंट चाहिए था, वो इसको पॉइंट बनाने की फिराक में। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कोई स्ट्रेंथ अगर बंगाल में है तो महिलाएं। तो ये सारे का सारा खेल, इनको पता है कि ये पास नहीं होना, केवल परिसीमन के कारण पास नहीं होना। मोदी जी कह रहे धोखा दिया, तो आप एक चीज बताओ ना, 2023 में आपने महिलाओं को, जब कांग्रेस कह रही थी मुख्य विपक्षी पार्टी कि आप 24 लागू कर दीजिए, आपने क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे दो बस। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आज के भाषण में परिसीमन शब्द क्यों नहीं था, इसका जवाब दे दो।
आप कहो तो एक सवाल और पूछ लेता हूं कि 2021 में जनगणना ड्यू थी, 2026 तक क्यों नहीं हुई? इसका जवाब दे दो। कोविड काल में संसद बना रहे थे, उस समय ही आपको कैसे पता लगा कि लोकसभा में 800 सीटों की व्यवस्था कर दो बैठने की? यानी कि ये गेम बाकायदा प्री प्लान्ड है, जो वो परसों एक भाषण में दिल्ली में कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा। संसद बनाई और उस समय हमारा विजन था कि 800 सदस्य होंगे। वो विजन नहीं था, उसको षड्यंत्र कहते हैं, उसको साजिश कहते हैं। आप देखने का नजरिया है ना, आपके नजर में वो विजन है, एक्चुअल में वो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाना रिपब्लिक बनाने की साजिश थी, जो सारी दुनिया ने देख ली। वरना आप महिला आरक्षण ले आते, परिसीमन लाने की क्या जरूरत थी? जनगणना ऑलरेडी हो रही है, जनगणना खत्म होते ही डेटा आने दो, लागू कर दो परिसीमन, कहां समस्या है? चुनाव तो 2029 में। लेकिन वो नहीं है मंशा। मंशा है पूरा एक लिफाफा बना करके और चुनाव को जो हथियाने का गेम जमा रखा है जमीन पे, माई लॉर्ड्स और ज्ञानेश गुप्ता की मदद से, उसको वैलिडेट करना है एक खास अंदाज के अंदर। क्या कहते हैं मोदी जी? जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है, वो खुद के परिणामों को देख ले। तो आप भी अपने खुद के देख ले, इसी में फायदा है। जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। किसको कह रहे हो? एक बार फ्री एंड फेयर चुनाव करा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार करा लो किसी भी स्टेट के अंदर। 100 स्टेट इसलिए नहीं, पूरे देश में कराओ, 100 सीट पार करो। हाँ, 100। हाँ। इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। हमारी नीयत का खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। ठीक। चार बड़ी बातें जो उन्होंने कही, क्योंकि पूरा भाषण देगा तो आप भी फिर मेरे से नाराज हो जाओगे, वैसे बताता हूं सिंबॉलिक। मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं। क्रेडिट का ब्लैंक चेक क्यों दे रहे हो? आप महिला आरक्षण लागू कर देते थे इसमें। यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। हाँ, मोदी जी तो बाबा है, स्वामी है, साधु है, उनको तो स्वार्थ है ही नहीं कोई। वो तो 25 साल भीख मांग के खाए, पूरे देश को उसी रास्ते पर लेके जा रहे हैं। स्वार्थ के बिना इसके जो आदमी जीता नहीं है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। फिर अलग पहलू हो जाता है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाए तो मैं एड देकर सबका धन्यवाद देने को तैयार हूं। एड के माहिर, एड तो आरएसएस की भी दे देते हैं, ठीक है ना? सबकी फोटो छपवा देंगे। आज तक छपी है? आपके अलावा किसी और की फोटो छपती हो तो बताइए। 12 साल मैंने तो देखी किसी। लो जी क्रेडिट, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। ये मोदी जी का भाषण संसद के अंदर है। क्या कंटेंट है भाई साहब, अद्भुत है। फिर कहते हैं जिसको भी गारंटी चाहिए वो देता हूं। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं वह शब्द भी उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो उसे भी इस्तेमाल करता हूं। तमिल में कोई शब्द हो तो मैं उसे भी कहता हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश में मोदी की भी नीयत साफ है तो फिर नीयत को सोचना चाहिए। ठीक। काले कपड़े पहनकर आए लोग नजर का टिक्का है। क्या भाषण है, क्या कंटेंट है आशीष भाई। ऐसी विद्वतापूर्ण बातें आपको भी मुझे भी सीखनी चाहिए। हमारी यह परंपरा है कि अच्छे काम में किसी की नजर न लगे, इसके लिए काला टिक्का लगाते हैं। इसलिए मैं आपका डीएमके का धन्यवाद करता हूं। पीएम ने डीएमके का नाम लिए बिना जिक्र किया। नाम भी ले सकते थे लेकिन चुनाव है तो इसलिए नाम से थोड़ा बचना चाहिए। तमिलनाडु का चुनाव तो केवल इस एक कदम ने प्लेट में रख के दे दिया डीएमके को, कुछ भी करने की जरूरत नहीं उनको। डीएमके सांसद आज परिसीमन बिल का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। महिलाओं का हक देकर प्रायश्चित कर रहे हैं। फिर कहते हैं मोदी जी, हम भ्रम में ना रहे, हम अहंकार में ना रहे। यहां मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं, ये उनका हक है और हमने कई दशकों से उनको रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके उस अपराध से मुक्ति पाने का अवसर है। तो सबसे पहले तो 2023 वाला जवाब दे दो, क्यों रोका था? सारा विपक्ष अरे कह रहा था। प्रायश्चित नहीं, 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 एक मिनट। ये प्रायश्चित करना है तो संसद भवन के बजाय गुजरात के एक शहर में चले जाओ, एक घर में, वहां जाकर प्रायश्चित करो। हक देना है तो देश की महिलाओं को हक देने की बात कर रहे हो, है? जिसको हक देना दे, चाहिए जाकर पहले वहां पर हक देकर प्रायश्चित कर लो भाई। क्या नहीं गजब देश आदमी है, देश की नहीं महिलाओं को प्रायश्चित करवा रहा नहीं देश की महिलाओं को कहना आसान है, उनके लिए तो फिर जवाब नहीं है ना। है। किस कारण से शादी की थी, किस कारण से छोड़ के आ गए? शी वॉज एन आंसर, डजंट शी? लेकिन क्या कोई आदमी नहीं। प्रायश्चित, देश की महिलाओं, अपने घर में जहां प्रायश्चित करना वहां प्रायश्चित कर लो। तो ये आरएसएस की ट्रेनिंग है महोदय। इसलिए मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि कुछ दिन शाखा में चलिए। आप मानते ही नहीं मेरी बात। नहीं नहीं, हम इनके तो बहुत सारे करीब से देखते हैं भाई, हम बहुत इनके करीब से सारे देखते हैं। खेल। मैं आपको एक और बताऊं, आपको एक बात, ये जो भाषण मोदी जी का लिखा जाता है,
मोदी जी का, आप लोगों को लगता होगा ना बहुत टफ होता है मोदी जी का भाषण लिखना, मैं आपको बताऊं, मोदी का भाषण लिखना सबसे आसान है। क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए भाषण लिखा जाता है, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए भाषण में, मैं तो आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी से, इस देश की बहुत बड़े लीडर के लिए एक बार मेरे पास भाषण लिखवाने भी कुछ लोग आए थे। तब बोलते नहीं थे हम किसी कैमरे पे, तो लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, तो लिखवाने के लिए, तो हमको पता है ना कि भाषण लिखने का भी क्या होता है। आप किसी भी लीडर के लिए भाषण जब लिखते हो तो उस लीडर को देख के नहीं लिखते हो, वो जितने उसके अपोनेंट है ना, उनको आपको एक एक को देखना पड़ता है, एक एक को एनालिसिस करना पड़ता है कि आप किसके कौन सी नस को दबाओगे, किस पर कैसे प्रहार करोगे एज ए लीडर। क्योंकि वो तो वो बाकी सबको अपने अपोनेंट्स को घेरेगा या घेरेगी ना नेता जब भाषण देगी। मोदी का भाषण लिखने के लिए क्या करना होता है पता है? सिर्फ मोदी का चरित्र उतार दो बस। मोदी के भाषण में दरअसल मोदी का चरित्र होता है, वो नाम दूसरे थोप देते हैं, विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष टुकड़े टुकड़े गएंगे, विपक्ष सनातन द्रोही है, विपक्ष देशद्रोही है। सारा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो मोदी को बताता भी शायद ना हो, वो मोदी को देखता और लिख देता है पूरा, जो जो मोदी गुण है सारा उसके भाषण में होता है। ये नोट कर लीजिए। हाँ, अब आगे चलिए। अजीत भाई, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक बात एक और थी ना, उसको सोचिएगा आप, ये नया लाइन है। मोदी सरकार, जैसे मैंने कहा 2023 में जब सारे कह रहे थे कि अभी आरक्षण दे दो 24 में, क्यों नहीं दिया? और अब ये क्या है, बहुत ब्रीफ में, मोदी सरकार 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? उसका सिंपल सा कारण था कि उसके पुरुष लोग नाराज हो जाते हैं, पुरुष नेता। एक बार जरा आंकड़े देखिएगा बहुत ही बारीकी से। 543 सीटों पर अगर आप आरक्षण दे देते तो 33%, यानी कि महिलाएं 181 543 में से, और पुरुष 362। जब आप 850 सीटों पर आरक्षण करोगे तो महिलाएं 283 और पुरुष 567, कुल सीटों से भी ज्यादा। यानी कि ये पुरुषों का आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण नहीं है। कह रहे थे कि 400 सीटें दे दे तो संविधान बदल देंगे, 240 पर आ गए, लेकिन अभी भी रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। असली मंशा क्या है? असली मंशा महिलाओं से, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर महिलाओं की उससे मंशा होती तो ये तो प्रधानमंत्री है भाई साहब। 23 में ये बताते कि 24 में नहीं हो पा रहा तो हम 29 में लागू कर देंगे, तब तक डिलिमिटेशन भी हो जाएगा, जनगणना भी हो जाएगी। लेकिन संसद की सीटें 800 बढ़ा करके लोकसभा के अंदर सारे मंसूबे साफ हो गए थे। और इनका जो महिला प्रेम है ना आशीष भाई, हमारे समय के सबसे विद्वान, सबसे शानदार व्यंगकार और कवि विष्णु नागर जी हैं, हमारे बहुत सीनियर, बहुत ही सीनियर है। उन्होंने आज एक व्यंग लिखा आशीष भाई, और व्यंग नहीं मैं कह रहा हूं, वो एक आईना है पूरे समाज के लिए, पूरे संघ के लिए, पूरी भाजपा के लिए। मेरा आपसे आग्रह है, अगर उसके तो दिखा दीजिएगा, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। आज इस देश को उसकी जरूरत है। विष्णु नागर जी क्या लिखते हैं? मेरी गाड़ी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर ही 2023 से अटकी हुई है। यह कौन सा हिंदी है? नर और नारी शब्द अब प्रचलन से लगभग बाहर है। आधुनिक समाज के मिजाज का ये शब्द व्यक्त नहीं करते। नारी की जगह महिला या स्त्री शब्द क्यों नहीं? मोदी पूर्व युग में जो विधेयक इस उद्देश्य से पेश किए गए थे उनमें महिला शब्द था, भाजपा को उसमें आपत्ति क्यों थी? और ये वंदन शब्द भी क्यों है? बहुत बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं। स्त्रियों को उनका न्याय संगत अधिकार संसद दे रही है, और वह भी दशकों बाद। स्त्रियों को पुरुषों की वंदना की जरूरत नहीं है। हिंदी के पुराने कवि काफी वंदना कर चुके, और फिर भी आज समाज में स्त्रियों की हालत क्या है? व्याभिचार की संख्या लगातार, आगे करिएगा इसको, लगातार बढ़ रही है। 4 साल की बच्चियों से व्याभिचार और हत्या हो रही है। धर्म और अध्यात्म के नाम पर स्त्रियों से व्याभिचार किया जा रहा है, और ऐसे लोग सरकार द्वारा पोषित और पलवित है। ध्यान कीजिएगा। और नाम कहोगे तो नाम पूरे देश को पता है, किनकी मालाएं डाली जाती है, किनको पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है। और पैरोल पर जब चाहे छूट जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। याद आ गया सिरसा वाला आपको? आप तो गए भी थे सिरसा। व्यभिचारियों और हत्यारों का खुलेआम समर्थन दिया जा रहा है, और आप चंदन घीसकर वंदन करके अपने पापों पर पर्दा डाल रहे हैं। वंदन पर्याप्त से अधिक हो चुका। अब ये चौंचले छोड़ो। जो वंदन कर और करवा रहे हैं उनके नाम एब्स्टीन फाइल में आ रहे हैं, या आ चुके हैं। देसी एब्स्टीन फाइल भी उनकी खुली हुई है। देवी स्त्रियों की वंदना आराम से करते रहिए, मगर स्त्रियों को वंदना के बाहर से मुक्त कीजिए। ये मोदी जी के लिए है। महिला आरक्षण उनका वंदन नहीं है, उनकी राजनीति में हिस्सेदारी का स्वीकार और स्वीकृति है। वह भी संसद में लाए जा रहे विधायकों से कितनी होगी यह कहना कठिन है।
समस्याएं और भी हैं, मगर मेरी दृष्टि से नारी और वंदन शब्द का विरोध 30 महीने पहले ही होना चाहिए था। अब तो कोई कहे कि वंदनावली मानसिकता से उभरी है। ये है असलियत जो मोदी जी को कभी कभी फुर्सत मिले, क्योंकि सोशल मीडिया वो बहुत देखते हैं, लेकिन पढ़े लिखों का नहीं देखते हैं। कुपड़ों को फॉलो करते हैं और कुपड़ों के ही कुपड़ उनको फॉलो करते हैं और वो कुपड़ों को फॉलो करते हैं। जो विष्णु नागर जी ने लिखा है, आज की भाजपा और संघ के चाल चरित्र और चेहरे और उनकी मानसिकता और महिलाओं के प्रति उनके रवैये का एक मुंह बोलता एक व्याख्यान है पूरे का पूरा। अब आप ये बताइए कि मोदी जी ने जो संसद में कहा, जो विष्णु नागर जी ने कहा, क्या उन्होंने कोई बिंदु छुआ? कहां कहां से चुटकुले पकड़ के लाते? इस देश के अंदर मनरेगा नाम की स्कीम थी, कहां से जी राम जी बनाया? अगर आप मुझे उसकी पूरी एब्रीवेशन बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं आपको। और कोई बता दे, कोई संघी बता दे, कोई भाजपा बता दे, जी राम जी, कहीं कोई तार नहीं, कोई सिर नहीं, पैर नहीं, जोड़ दिया, बात खत्म। तो ये जो नौटंकियां है ना, इस देश का मीडिया, फिर वही बात आओगी, फिर आप मेरे से लड़ाई करते हो। अगर इस देश का मीडिया केवल 2 दिन अपना काम करते, 2 दिन, 24 घंटा हेमंत भाई, 24 घंटे, 24 फिर घंटे में पता है ये वंदना तो करने हंगरी, कहीं भागना पड़ जाएगा इनको। तो ये हंगरी हो जाएगा। 2 दिन अगर सवाल पूछ ले, हंगरी हो जाएगा, हंगरी। आज अब आप बताओ, परिस्थिति आज देखिए। आज अखिलेश ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, बहुत अच्छा भाषण दिया। भाषण क्यों अच्छा दिया मैं कह रहा हूं, तथ्यों पर, लॉजिक पर बातें हुई। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, 20.5 पुरुष मुख्यमंत्री हैं, हाफ चीफ मिनिस्टर रेखा को बताया दिल्ली वाली है, ये पावर कुछ है नहीं, बिठा दिया 21 राज्यों में। अरे यार क्या भाषण दे रहे हो दुनिया में? यहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट अगर हो जाए अमेरिका अमेरिका जैसे, तो मैं बता रहा हूं कि मंच से उतरने के बजाय आदमी मंच से ही ऊपर का प्रस्थान, अपना मार्ग तय कर लेगा। ऐसे लोग जो हैं, मतलब आप सोचो, जिसके 21 मुख्यमंत्री हैं, 21 में एक मतलब किसी राज्य में फुल जहां पर पावर हो, एक मुख्यमंत्री नहीं दे पाए महिला, और आप कहते हो हमको प्रायश्चित करना है जो लोग पहले से रोके हुए। अरे यार उनको छोड़ो, पहले से रोके हुए आप छोड़ो आरक्षण भी, पहले अपने घर में ठीक कर लेते। पूरे देश में कौन सी महिला प्रदेश अध्यक्ष है, जरा खोजिएगा। पूरे देश में इतने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इतना बड़ा संगठन, पन्ना तक तो संगठन है, लेकिन जिल्द भी एक को महिला के नाम पर नहीं है। किसी भी पन्ना का और डायरी का और रजिस्टर का जिल्द एक महिला के नाम नहीं है। संघ है ये, संघ में एक बार संघ में करवा दिए होते, पहले वहीं से प्रायश्चित शुरू करो। मातृ संगठन है ना, गर्व से बोला था ना कि हमें गर्व है कि हम संघ से आते हैं। अरे गर्व, लाल किले जब पे, आपको लाल गर्व किले है पे, तो लाल किले पे गर्व बोला। है, हाँ, तो पहले 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 आप प्रायश्चित वहीं पे करिए ना, जिस पर गर्व है, पहले उसके भीतर महिलाओं को सम्मान दिलवाइए, वहां पर नारी बंधन करवा दीजिए, वहां पर संघ प्रमुख बनवा दीजिए। संघ के संगठन में, संघ की पूरी बोर्ड में, पूरे बोर्ड में संघ के कहां पर महिला है जरा बताओ। मत जाना दुर्गा वाहिनी पर, हम जितने वाहिनी है सब देखे हुए हैं। आप संघ के संचालन में महिलाओं की भूमिका दिखा दीजिए जरा। संघ की बॉडी में, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो दिल्ली में बैठती है, जिसमें मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले बैठते, कहीं नहीं है एक महिला को चौखट पे, दहलीज पे कदम नहीं रखने देते हो, और कहते हो महिलाओं को सम्मान करेंगे। चौखट पे कदम नहीं रखने देते। इस दुनिया में अगर सबसे महिला विरोधी संगठन कोई है तो संघ है, आरएसएस। हेमंत भाई, नहीं सबसे नहीं महिला विरोधी संगठन आरएसएस है। नहीं, देखिए आशीष भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। 21 मुख्यमंत्रियों में से आधी मुख्यमंत्री आपने कहा रेखा शर्मा, महिलाएं शासन के लिए नहीं, महिलाएं वंदन के लिए। आप वंदन का मतलब नहीं समझ रहे। मधु सुब्रमण्यम किशोर स्वामी, वाला बंधन। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था आपको, उसके बाद आपको यकीन नहीं हुआ। उसके बाद हाँ। मधुकेश्वर आई, उसने बताया सारे का सारा, जो जीवनी जिसने लिखी है खुद। उसके बावजूद भी आप मुख्यमंत्री बनाने पे तुले हुए हो। आप समझिए, जो कुछ कहते हैं ठीक उससे उल्टा करते हैं, वहां से उल्टे से देखना शुरू कीजिए, सारी चीज सीधी होती चली जाएगी। केवल और केवल हमें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि जो कहे उसका उल्टा पकड़ लो। उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें समझने में अंतर है, केवल इतनी बात है। आप सोचिए, मैंने आपकी जीवनी लिखी है और उसके कारण मैं ख्याति में आया, उसके बाद मैं अगर उस बोर्ड पे आया। अच्छा, एक और कमाल देखिए, आप 2 लाइन लिख के दिखाइए, आप वो खी वाला वीडियो एक बार ट्वीट करके दिखाइए, शाम तक आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मधुकेश्वर का अब तक कोई ट्वीट सस्पेंड हुआ? कोई भी, कोई वो जो
कोई भी ट्वीट, कोई वीडियो, कहीं से कोई ट्वीट को हटाया गया है? नहीं हटाया। सुब्रमण्यम स्वामी का आज तक हुआ हो, उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? जो जो शब्द उन्होंने हरदीप पुरी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहे, जो अपने लेजर आई के बारे में कहे, जयशंकर के बारे में, और जो मोदी के बारे में कहे, किसी संघी ने, किसी आईटी सेल ने, किसी मीडिया ने कोई एक लाइन दिखाई हो? एक लाइन दिखाई हो? और वो अगर राहुल और प्रियंका और इनके ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज करा दे, तो आपको ध्यान है किस तरीके से कवरेज होती थी? एजेएल का मामला, फलाने का मामला, क्या हुआ फिर उसका बाद में? ये अंतर देखना पड़ेगा अपने को, कि मैं और आप तो 2 लाइन लिखते हैं क्रिटिकल, तो हमारा तो अकाउंट सस्पेंड है, और वहां गाली गलौज, अभी देख लेना इस पे शो पे कितनी गालियां आएंगी, लेकिन उनकी बात पे कोई चू नहीं करता। ऐसी क्या चीज, ऐसा कौन सा कंट्रोल है? सुब्रमण्यम स्वामी की ट्रोलिंग नहीं होती कभी भी? हम तो वैसा क्यों कुछ नहीं भी नहीं होती है? कहते। क्यों नहीं होती है? वहां ट्रोलिंग करोगे, आग से, कहते हैं फिल्म थी आग से मत खेलो झुलस जाओगे। वहां आग है, वहां पर वहां गवई फार्मूला, संजीव खन्ना फार्मूला लागू हो जाता है, अपनी मौत खबर को मर जाना। कोई हाँ, बोलेगा ही नहीं तो कितने दिन खबर चलेगी, कोई दिखाएगा ही नहीं, वो फार्मूला चलता है। मैं एक बात कल से कह रहा हूँ, रिपीटेशन की कीमत पे आखिर में फिर कहता हूँ, जो भी इस देश में बहन बेटी मातृशक्ति महिलाएं हैं, और जिनको लगता है कि ये सम्मान दे रहे हैं, इससे बड़ा झांसा कुछ नहीं है। और उसका मैं बहुत व्यवहारिक बात करूं, आज 543 में नरेंद्र मोदी 543 में आज 1/3 33% दे दें रिजर्वेशन, लिख के मुझसे ले लीजिए, मैं लिख के लेना तो फिर भी मिटा सकता हूं, ये तो यूट्यूब पर हो गया ना, ये तो क्लिप आप काट के रख लीजिए। मैं 1 सप्ताह नरेंद्र मोदी की 1 सप्ताह डेली 2 ही प्रोग्राम करूंगा तारीख में। उसके लिए मुझे पता है गाली खानी पड़ेगी, लोग बहुत वो करेंगे, करूंगा। 543 में कर दे, नहीं करेंगे। सोच पता है क्या है? मैं बहुत अलग एंगल से सोचता हूं, जीवन ऐसे गुजरा। ये पता है क्या है? यही महिला विरोधी सोच जो मनुस्मृति वाली है, यही छिपी है। 543 में नहीं देंगे। आपके लिए अपनी कोठी के बाहर एक कमरा बनवाएंगे, सर्वेंट रूम। 543 का घर था, हवेली थी, उसमें हक कहाँ चाहिए था? हक 543 में दे दो, जो कंप्लीट आपका था पुरुषवादी, उसी में 1/3 दे देते। कहीं इसको नहीं छेड़ेंगे, 2 कमरा बाहर बनवाओ, महिलाओं को उसमें रखेंगे। आप क्यों बढ़ा रहे हो? ये बाहर अपने गेट के बाहर कमरे बनवा रहे हो महिलाओं के लिए, गेट के बाहर कमरे बनवा करके उसमें ला रहे हो, वो अपमान है, सम्मान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, महिला आरक्षण जो भी ये भाजपाई वो हैं, सब कह रहे हैं अमृत काल, स्वर्ण काल, कौन चांदी काल, कौन कौन काल बात सुन रहा हूं मैं कईयों को, कंगना उंगना जैसे, कंगना उंगना जो ये सब है, इन सब टाइप की जो भी है। ये 2023 में पास हो चुका था। उसका मैं, मुझे कोई यही बता दे कि पास बिल को कितने बार पास करवाओगे? हैं? कितने बार सारे पास रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट बता दिया आपने भैया? बताए 8 बार, कितनी बार? 8 बार उद्घाटन हुआ था, बताओ, 8 बार। 8 बार। हम 4 कहे थे, आधा 8 बार। तो कितने बार पास करवाओगे? ये दरअसल महिला आरक्षण बिल का मसला ही नहीं है। महिला आरक्षण बिल के पीछे परिसीमन, वो बड़ा सा जो है इंजन लगा के पीछे जो असली है ना, इतना सा परिसीमन का डब्बा, वो खींच कर ले जाना चाहते हैं। और परिसीमन हो गया तो ये जितना आज पता है संविधान संशोधन विधेयक है, 2/3 चाहिए। आज तक मोदी जी को इतना सॉफ्ट बोलते सुने थे? आज नजर उतार लिया, काला पहन के आए, आपको भी धन्यवाद अखिलेश जी, आप भी हमारे मित्र हैं। और अभी यही साधारण विधेयक होता ना, आधे पास होने वाला, एक अकेला सब पर भारी, ये कांग्रेस के लोगों, नेहरू ने ये किया था। आज नेहरू का नाम नहीं आ रहा है एको बार, आज नेहरू का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि 2/3 झांसा देना है। अच्छा, इन सबको लगता क्या है कि अकल बट रही थी तो यही लाइन में थे, और मतलब पूरा ये बाल्टी कटोरा उटोरा भगोना लेके गए थे, सब भल ले आए, बाकी सब मूर्ख हैं, बकिया सब मूर्ख है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आशीष भाई, अभी जो चलिए, हमने शो किया ना, अभी जो हमने शो किया, उस पे जो आपने चर्चा की, उसमें अभी एक मेरे साथी हैं, एडीजीपी हैं, रिटायर, बहुत ही सीनियर विद्वान आदमी, हिस्ट्री के बड़े भारी ज्ञाता और सोशोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, मुझे लगा दर्शकों को जरूर बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप क्यों मोदी के पीछे पड़े हुए हो? मोदी नहीं, ये स्वयं सेवक संघ कर रहा है, ये आरएसएस कर रहा है। मोदी जी केवल मुखौटा है, जैसे अटल के बारे में कहा गया था।
आज की तारीख में इस देश की सत्ता पर केवल और केवल संघ काबिज है। आलोचना सरकार में मोदी की की जा रही, करवाई जा रही है। सारी की सारी नीतियां संघ बनाता है, लागू मोदी सरकार करती है, क्योंकि उसे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ना कोई समझ है। भारत का मीडिया पूरी तरीके से खामोश और डरा हुआ है। केवल दो ही बातें हो सकती हैं, या तो देश का मीडिया डरता है, या वो संघ की विचारधारा का चाटुकार है। ये एडीजीपी रैंक के अधिकारी ने, जो हमने पिछला शो किया, उसके ऊपर मुझे मैसेज किया कि आप मोदी के पीछे मत पड़ा कीजिए। मोदी तो केवल एक माध्यम है, एक साधन है। उसको एक मुखौटा दिखा करके सारे काम हो रहे हैं। असली खेल सारा नागपुर से। अपना अपना बेसिकली क्या है, ससम्मान हम तो ये कहेंगे कि अपनी अपनी राय सब लोग देते हैं, सबके अपने विचार हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ बहुत ही मतलब नागपुर से भी बहुत करीब और बहुत ही फर्स्ट हैंड रिपोर्ट भी आती है। मैं डीजी साहब की बातों से सहमति के साथ उसमें खाली जोड़ रहा हूँ। फर्स्ट हैंड मतलब बस नाम नहीं लेंगे, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड बोलते तो भी सूत्र उत्र नहीं, फर्स्ट हैंड। वहां पे तो ये पता है क्या है, सब संघ के हिसाब से चल रहा है, सब संघ के एजेंडा और मर्जी से। लेकिन संघ नहीं चला रहा है, चला यही दोनों रहे हैं। संघ का बेसिकली क्या है, जिस संघ को हम लोग जानते थे कि एक सर संघ चालक चलाता था, उस सर संघ चालक का सर अब दिल्ली से चलाया जाता है। मतलब जो हेड है ना, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ ब्रेन्स की जो लड़ाई होती है, आपको सर दिखेगा नागपुर में लेकिन ब्रेन दिल्ली में बैठा है। जो सर संघ चालक का आपको सिर्फ सर अब नागपुर में नजर आएगा आईडीजी साहब, ब्रेन दिल्ली में है। वो निस्तेज हो चुका है, वो जो ओहदा था ना सर संघ चालक। बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि संघ का ही एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन संघ का एजेंडा एक अघोषित सर संघ चालक अब चला रहा है, जो वो कहते हैं मेवा तीर्थ नाम की जगह पर विराजमान है। वो असली सरसंघ चालक है। वो इस सरसंघ चालक को, जिसको आप लोग जानते हैं, बहुत नितांत मैं बता रहा हूं फर्स्ट हैंड बातें, कि वो इस सरसंघ चालक के प्रति इतना हे दृष्टि से देखता है कि ही इज जूनियर टू मी। ये वाली दृष्टि है वर्तमान सरसंघ चालक को लेकर के ब्रेन चालक की। तो ये है एजेंडा वही, लेकिन चलाने वाला, जिसको आप कह रहे हैं आलोचना हम कर रहे हैं, वही असली सरसंघ चालक है। आगे एडहॉक पे अपनी नियुक्तियां करेगा वो। आगे संघ में नियुक्तियां यहीं से होंगी कि अब फलाने सरसंघ चालक होंगे। आगे नियुक्ति की प्रक्रिया बदलेगी, देखिएगा, ये भी वक्त आएगा। इजाजत हमें दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।